दोस्तों, टेस्ट सीरीज 1 जो कि सांख्यिकी अधिकारी के लिए आयोजित की जा रही है, इसका सॉल्यूशन लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हूं। तो देखिए, योजनाओं से जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं। 36 नंबर का क्वेश्चंस है। उसमें है कि पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना, पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के बारे में निम्न में से कौन सा सही नहीं है। तो सबसे पहली बात, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुक्त बिजली योजना है। इस योजना की घोषणा 13 फरवरी 2024 को की गई और इसको प्रभावी रूप से जो लॉन्च किया गया है वो 15 फरवरी 2024 से किया गया है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 13 फरवरी 2024 को इसकी घोषणा हुई थी और 15 फरवरी 2024 से इसको लॉन्च किया गया है। इस योजना के अंतर्गत 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य रखा गया है। बिल्कुल सही है, 1 करोड़ रूफटॉप सोलर पैनल, जिसमें से अगर हमारे राजस्थान का पूछा जाए तो राजस्थान में ये लक्ष्य है 5 लाख से अधिक। राजस्थान में 5 लाख से अधिक, पूरे भारत में 1 करोड़, जिनमें से राजस्थान में 5 लाख से अधिक रूफटॉप सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य इस योजना के अंतर्गत रखा गया है। इस योजना के अंतर्गत जो लाभान्वित परिवार हैं उनको प्रतिमाह 300 यूनिट बिजली निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। फिर डी विकल्प है कि इस योजना के अंतर्गत छत पर सोलर पैनल लगवाने पर आवासीय उपभोक्ताओं के लिए सब्सिडी की अधिकतम सीमा 1 लाख रुपए है। ये स्टेटमेंट गलत है। यहां ध्यान रखना, केंद्र सरकार के द्वारा सब्सिडी की अधिकतम सीमा है वो 78,000 रुपए है, न कि 1 लाख रुपए। अगर आप अपने घर पे सोलर पैनल लगवाते हो तो इस पर केंद्र सरकार के द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी है वो अधिकतम 78,000 रुपए है, जबकि यहाँ 1 लाख रुपए लिखा हुआ है। तो यहाँ डी विकल्प है वो सही सुमेलित नहीं है, इसलिए इसका उत्तर होगा डी। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 37, राजस्थान हरित हाइड्रोजन नीति 2023 के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही, कौन कौन से कथन सही है। तो ये नीति 29 सितंबर 2023 को प्रारंभ हुई है, जो कि 31 मार्च 2030 तक के लिए है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इस नीति की नोडल एजेंसी है वो राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड है। इस नीति की नोडल एजेंसी राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड को बनाया गया है। यह भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट आप देखें, इस नीति का उद्देश्य 2030 तक प्रतिवर्ष 3000 किलोवाट हरित हाइड्रोजन उत्पादित करना है। ये 3000 नहीं है, ये लक्ष्य 2000 है। 3000 की जगह कितना है, ये 2000 है। तो यहां पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा सही है और तीसरा गलत है। तो यहां सही उत्तर होगा 1 और 2। केवल कथन 1 और 2 सही है। नेक्स्ट आप देखिएगा, प्रश्न संख्या 38, राजस्थान सरकार की निम्न वर्तमान नीतियों को सही सुमेलित कीजिए। तो लाडो प्रोत्साहन योजना, और लाडो प्रोत्साहन योजना है ये राष्ट्रीय योजना के स्थान पे प्रारंभ की गई है और ये 1 अगस्त 2024 से प्रारंभ की गई। तो इसका उत्तर होगा 3। फिर आप देखें पंचगौरव योजना, तो पंचगौरव योजना प्रारंभ की गई है 17 दिसंबर 2024 से। इसका उत्तर होगा 4। अन्नपूर्णा रसोई योजना, श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना, जो कि इंदिरा रसोई योजना के स्थान पे प्रारंभ की गई है और ये कब से प्रारंभ हुई है, 6 जनवरी 2024। उत्तर होगा 1। और मुख्यमंत्री मंगला पशु योजना
तो मुख्यमंत्री मंगला पशु योजना प्रारंभ की गई है, वो की गई है आपके 13 दिसंबर 2024 से। इसका उत्तर हो जाएगा 2। तो देखिएगा यहां 4 3 1 2, 3 4 1 2, तो ये 3 4 1 2 सही उत्तर होगा इसका, वो होगा डी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या आप देखिएगा, प्रश्न संख्या 39, कालीबाई भील उड़ान योजना के संबंध में निम्न में से कौन सा सही नहीं है। तो सबसे पहला है कि ये इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना, इसको शॉर्ट में आईएम शक्ति उड़ान योजना भी कहते हैं, आईएम शक्ति उड़ान योजना के नाम से भी जाना जाता है, इसके स्थान पे प्रारंभ हुई है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसका उद्देश्य महिलाओं और किशोरियों को मासिक धर्म के समय स्वास्थ्य सुरक्षा से है। बिल्कुल सही है। इस योजना में 10 से 45 वर्ष की महिलाओं को, तो एज ग्रुप तो बिल्कुल सही है, 10 से 45 वर्ष की महिलाओं के लिए है ये। और प्रतिमाह 10, ये 10 नहीं है, प्रति माह 12 सैनिटरी नैपकिन है, वो उपलब्ध करवाने का प्रावधान है। तो सी स्टेटमेंट इसमें गलत हो गया। इसका वर्तमान नया नाम 7 जनवरी 2025 को दिया गया है, यह भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो यहां इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा, इसका उत्तर होगा सी। बड़े अच्छे प्रश्न है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के संबंध में कौन कौन से कथन सही है। तो इस योजना में एससी और एसटी अल्पसंख्यक वर्ग की जो लड़कियां हैं, उनकी अगर शादी 18 वर्ष से अधिक की आयु के बाद करते हो तो 31,000 रुपए की सहयोग राशि दी जाती है। बिल्कुल सही बात है। एससी एसटी और अल्पसंख्यक वर्ग की जो बालिकाएं हैं उनके लिए 31,000 रुपए की राशि का प्रावधान है। अन्य वर्ग की लड़कियां हैं, अगर वो 18 वर्ष की आयु के बाद में शादी करती है तो उनके लिए 21,000 रुपए की राशि का प्रावधान है, ये भी बिल्कुल सही बात है। यदि लड़की स्नातक उत्तीर्ण हो तो उसको 20,000 रुपए की अतिरिक्त राशि दिए जाने का प्रावधान है, तो ये भी बिल्कुल सही है। यानी अगर लड़की स्नातक है तो यहां हो जाएगा 31 प्लस 20 बराबर 51,000 रुपए, ठीक है। यहां हो जाएगा, वो हो जाएगा 51,000 रुपए, ठीक है। और यहां हो जाएगा 21 प्लस 20 बराबर 41,000 रुपए। तो तीनों स्टेटमेंट सही हैं। तो ए 1, 2 और 3 सभी सही हैं। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 41, यदि कोई मांग वक्र प्रारंभिक स्थिति से दाईं ओर विवर्तित हो जाता है तो क्या आशय है। देखिए बड़ा अच्छा प्रश्न है। ये कह रहे हैं कि ये मांग वक्र था, इधर कीमत, इधर ले ली मांग, और ये प्रारंभिक डिमांड कर्व था, ठीक है। अब ये मांग वक्र दाईं ओर विवर्तित हो गया, यानी दाईं ओर शिफ्ट हो गया, ये D2 D2, और हमें पता है कि दाईं ओर जाता है तो मांग में क्या होती है, वृद्धि होती है। एक बात तो हमारे को ये पता है। दूसरी बात हमारे को ये पता होना चाहिए या हो कि दाईं ओर कब जाता है। दाईं ओर तब जाता है, मांग वक्र दाईं या बाईं ओर शिफ्ट जब होता है तो ध्यान रखना कीमत तो स्थिर रहती है, कीमत स्थिर रहती है, और अन्य बातों में क्या होता, अन्य बातों में परिवर्तन होता है। यानी मांग वक्र दाईं ओर कब जाएगा, मांग वक्र दाईं ओर तब जाएगा जब कीमत स्थिर बनी रहेगी और अन्य बातों में परिवर्तन हुआ है, चाहे उपभोक्ता की आय बढ़ी है, चाहे वस्तु के प्रति उपभोक्ता की रुचि बढ़ी है, चाहे जनसंख्या का आकार बढ़ा है, चाहे वस्तु के उपभोग के लिए मौसम है वो अनुकूल हो गया है, कारण कोई सा भी हो,
उन कारणों से यदि मांग वक्र दाईं ओर शिफ्ट होता है तो यह मांग में वृद्धि का सूचक होता है। तो अब देखिए इसके विकल्प देखिए। कीमत कम होने पर मांग की मात्रा का बढ़ना। अरे भाई, कीमत कम होने पर मांग की मात्रा का बढ़ना, ये तो मांग का विस्तार कहलाता है। ये तो मांग का विस्तार कहलाता, तो ये सही नहीं है। कीमत अधिक होने पर मांग की मात्रा का कम होना, ये तो बेटा मांग का संकुचन होता है। मांग का संकुचन होता है, तो ये भी सही नहीं है, ये भी गलत हो गया। स्थिर कीमत पर अन्य बातों में परिवर्तन के कारण मांग का बढ़ना, बिल्कुल सही बात है। कीमत स्थिर है और अन्य बातों में परिवर्तन के कारण मांग बढ़ रही है, तब जाकर के मांग वक्र है वो प्रारंभिक मांग वक्र से दाईं ओर विवर्तित होगा। तो उत्तर कौन सा आ जाएगा? सी। डी देखें तो डी कह रहा है कि स्थिर कीमत पर अन्य बातों में परिवर्तन के कारण मांग का घटना। तो मांग का घटना दाईं ओर नहीं होता, मांग का घटना तो बाईं ओर शिफ्ट होना होता है। तो यहां सही उत्तर कौन सा होगा? यहां सही उत्तर होगा सी। प्रश्न संख्या 42, उपयोगिता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कह रहा है कि उपयोगिता का संबंध वस्तु के उपभोग से प्राप्त होने वाली संतुष्टि से होता। सही बात है। क्यों? क्योंकि ध्यान रखना, उपयोगिता इक्वल टू क्या होती है? संतुष्टि। ध्यान रखें, वस्तु में हमारी आवश्यकता को संतुष्ट करने का जो गुण होता है उसी को उपयोगिता कहते हैं। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है उपयोगिता में नैतिकता और अनैतिकता पर विचार नहीं किया जाता। यह भी बिल्कुल सही बात है। ध्यान रखना, उपयोगिता का संबंध है वो केवल आवश्यकता की संतुष्टि से होता है। इसमें लाभ, हानि, नैतिकता, अनैतिकता, इनके ऊपर विचार नहीं किया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। उत्तर कौन सा हो जाएगा इसका? सी। नेक्स्ट आप देखिएगा, मांग की लोच के बारे में निम्न को सही सुमेलित कीजिए। तो सामान्य वस्तुओं की कीमत लोच। ध्यान रखने, सामान्य वस्तुओं पर मांग का नियम लागू होता है और जिन वस्तुओं पर मांग का नियम लागू होता है उनकी लोच, कीमत लोच है, ये ऋणात्मक होती है। और ऋणात्मक है, ध्यान रखें, जो ऋणात्मक होता है इसको अपन कहते हैं शून्य से कम, और जो धनात्मक होता है उसको कहते हैं शून्य से अधिक। तो ऋणात्मक को आप क्या कहोगे? ऋणात्मक को आप शून्य से कम कहोगे। तो शून्य से कम, उत्तर कौन सा आ जाएगा? ए में उत्तर आ जाएगा 3 नंबर। गिफिन वस्तुओं की कीमत मांग लोच। गिफिन वस्तुएं हैं, इन पर मांग का नियम लागू नहीं होता, और जिन वस्तुओं पर मांग का नियम लागू नहीं होता उनकी कीमत मांग पूछ ले या कीमत लोच पूछ ले तो वो धनात्मक होती है, धनात्मक होती है। और धनात्मक है, इसको क्या कहते हैं? इसको शून्य से अधिक कहते हैं। तो इसका आ जाएगा शून्य से अधिक होती है, यानी 2 आ जाएगा। स्वायत्त वस्तुओं की आड़ी तिरछी बात। स्वायत्त लिख दे या स्वतंत्र लिख दे। और ध्यान रखना, स्वायत्त या स्वतंत्र वस्तुएं हैं, इनकी आड़ी तिरछी लोच हमेशा क्या होती है? शून्य होती है। तो उत्तर कौन सा आ जाएगा? 4। इसका उत्तर 4 आएगा। फिर है पूर्ण प्रतिस्थापन वस्तुओं में आड़ी तिरछी लोच। तो पूर्ण प्रतिस्थापन वस्तुओं में जो लोच है या आड़ी तिरछी लोच है वो क्षैतिज आकार की होती है, और क्षैतिज आकार की होती है उसको कहते हैं अनंत, और अनंत का दूसरा नाम होता है अपरिमित। तो इसका उत्तर 1 आ जाएगा। तो देखिएगा 3 2 4 1, 3 2 4 1। तो देखिए ये पूछा है कि किस प्रकार की वस्तुओं की लोच है या आड़ी तिरछी लोच है, किस प्रकार की होगी।
तो सामान्य वस्तुओं की ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक को शून्य से कम कहते हैं। गिफिन वस्तुओं की धनात्मक होती है, धनात्मक को शून्य से अधिक कहते हैं। स्वायत्त या स्वतंत्र वस्तुओं की आड़ी तिरछी लोच शून्य होती है। पूर्ण प्रतिस्थापन वस्तुओं की आड़ी तिरछी लोच कह दीजिए या पूर्ण प्रतिस्थापन वस्तुएं हैं। पूर्ण प्रतिस्थापन वस्तुओं की आड़ी तिरछी लोच है वो कैसी होती है? पूर्ण प्रतिस्थापन वस्तुओं की आड़ी तिरछी लोच अपरिमित होती है, अनंत होती है। और ऐसा किस प्रकार के बाजार में होता है? ऐसा पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में होता है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार से संबंधित वस्तुएं होती है वो पूर्ण प्रतिस्थापन होती है। और पूर्ण प्रतिस्थापन वस्तुओं में आड़ी तिरछी लोच हमेशा अनंत होती है, अनंत को अपरिमित कहते हैं। नेक्स्ट, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कीमत के निर्धारण के संबंध में कौन कौन से कथन सही, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है पूछ रहा है। तो पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत का निर्धारण उद्योग के द्वारा किया जाता है और फर्में कीमत स्वीकार करती है, बिल्कुल सही बात है। दोस्तों, पूर्ण प्रतियोगिता जो बाजार होता है उसमें फर्म है ये प्राइस टेकर होती है और इंडस्ट्री है वो प्राइस मेकर होती है। तो बिल्कुल सही बात है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कीमत का निर्धारण उद्योग के द्वारा किया जाता है और फर्में उद्योग के द्वारा निर्धारित कीमत को स्वीकार करती है। तो सही स्टेटमेंट है। पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत का निर्धारण बाजार शक्तियों के द्वारा होता है। बाजार शक्ति का मतलब है मांग और पूर्ति के अनुसार, मांग और पूर्ति के अनुसार कीमत का निर्धारण होता है। तो यह भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। पूर्ण प्रतियोगिता में AR बराबर MR बराबर D बराबर P होता है, बिल्कुल सही बात है। पूर्ण प्रतियोगिता में एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू डिमांड इक्वल टू प्राइस होता है। तो यह स्टेटमेंट भी सही है। पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत का निर्धारण में अल्पकाल में कीमत पर पूर्ति पक्ष का प्रभाव अधिक होता है जबकि दीर्घकाल में मांग पक्ष का प्रभाव अधिक होता है। यह गलत है। ध्यान रखें, यदि अल्पकाल में कीमत का निर्धारण कर रहे हैं तो ध्यान रखना, अल्पकाल में कीमत का निर्धारण करते हो तो अल्पकाल में कीमत के निर्धारण पर मांग पक्ष का प्रभाव अधिक होता है। अल्पकाल में तो मांग पक्ष का प्रभाव अधिक होता है और दीर्घकाल में आप देखो तो दीर्घकाल में कीमत निर्धारण और दीर्घकाल में आप कीमत का निर्धारण करोगे तो ध्यान रखना पूर्ति पक्ष का प्रभाव अधिक होता है। दीर्घकाल में पूर्ति पक्ष का प्रभाव अधिक होता है। जैसे जैसे समय अधिक होता जाता है कीमत निर्धारण पे पूर्ति पक्ष का प्रभाव है वो सबल होता जाता है या पूर्ति पक्ष का प्रभाव है वो अधिक होता जाता है। जबकि यह उल्टा लिखा हुआ है, यह कह रहा है कि अल्पकाल में पूर्ति का प्रभाव है और दीर्घकाल में मांग का प्रभाव है, जो गलत है। अल्पकाल में मांग का प्रभाव होता है और दीर्घकाल में पूर्ति का प्रभाव होता है। उत्तर कौन सा होगा? डी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आय की परिभाषाओं के बारे में निम्न को सही सुमेलित कीजिए। तो राष्ट्रीय आय की भौतिक कल्याण या आर्थिक कल्याण आधारित परिभाषा है, यह प्रोफेसर मार्शल ने दी है। अर्थशास्त्र की भौतिक कल्याण या आर्थिक कल्याण प्रदान परिभाषा है, यह प्रोफेसर मार्शल की है। अर्थशास्त्र की सामाजिक कल्याण आधारित परिभाषा प्रोफेसर पीगू की है। तो 4 हो जाएगा। अर्थशास्त्र है, इसकी उपभोग आधारित परिभाषा इवनिंग फीसर के द्वारा दी गई है, तो 2 आ जाएगा। और राष्ट्रीय आय की उत्पादन आधारित परिभाषा पाल सैमुअलसन के द्वारा दी गई है, तो 1 आ जाएगा। तो उत्तर होगा
3-4-2-1, 3-4-2-1, सही उत्तर कौन सा हो गया? ए। तो भौतिक कल्याण आधारित परिभाषा प्रोफेसर मार्शल, सामाजिक कल्याण आधारित परिभाषा प्रोफेसर पीगो, उपभोग आधारित परिभाषा इवनिंग फिशर और उत्पादन आधारित परिभाषा पॉल सैमुएल्सन। निम्न में से बजट के प्रकारों के बारे में सही सुमेलित नहीं है, यानी हमारे से पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा बजट का प्रकार नहीं होता है। तो राजस्व बजट भी होता है, पूंजीगत बजट भी होता है, सही प्रकार है। सामान्य बजट भी होता है और आपातकालीन बजट भी होता है, यह भी सही है। संतुलित बजट भी होता है और घाटे का बजट भी होता है, यह भी सही है। पर बजट आर्थिक और गैर आर्थिक इस प्रकार का बजट का कोई वर्गीकरण नहीं है। तो उत्तर कौन सा हो जाएगा इसमें? डी। भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में निम्न को सही सुमेलित कीजिए। एक्ट दे रखे हैं, तो आरबीआई की स्थापना का एक्ट कौन सा है? तो आरबीआई की स्थापना का एक्ट है 1934, एक्ट 1934 है। और इसी एक्ट के तहत 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का गठन हुआ था, आरबीआई की स्थापना हुई थी। आरबीआई का बैंकों पे नियंत्रण का एक्ट, तो आरबीआई किस बैंकिंग अधिनियम के तहत बैंकों पे नियंत्रण रखता है? तो 1949 का एक्ट है जो बैंकों पे नियंत्रण का है। भारत में नोट निर्गमन की न्यूनतम कोष प्रणाली है, क्योंकि आपको पता है जब आरबीआई गठित हुआ था उस समय भारत में नोट निर्गमन की आनुपातिक कोष प्रणाली को अपनाया था और बाद में न्यूनतम कोष प्रणाली को अपनाया। और इस न्यूनतम कोष प्रणाली का एक्ट है वो है 1956 का एक्ट। 1956 से भारत में नोट निर्गमन की न्यूनतम कोष प्रणाली को अपनाया गया, जो वर्तमान में 200 करोड़ है, जिसमें 115 करोड़ रुपए मूल्य का स्वर्ण और 85 करोड़ रुपए मूल्य की विदेशी प्रतिभूतियां होती है। विदेशी मुद्रा प्रबंधन, आपको पता है कि भारत में विदेशी विनिमय कोष या विदेशी मुद्रा भंडार की व्यवस्था करने का दायित्व किसका होता है? आरबीआई का होता है। ये विदेशी विनिमय कोष का रखवाला है, संरक्षक होता है। और इसका एक्ट है वो है 1999 का एक्ट। तो देखो, अब देखें आरबीआई की स्थापना का एक 34, तो आ गया 2। आरबीआई पे बैंकों के नियंत्रण, तो एक्ट 1949, तो आ जाएगा 3। न्यूनतम कोष प्रणाली का एक्ट 1956, तो आ जाएगा 1। और विदेशी मुद्रा प्रबंधन नियम 1999, तो आ जाएगा 4। उत्तर आएगा 2, 3, 1, 4। 2, 3, 1, 4। 2, 3, 1, 4 सही उत्तर होगा इसका, वो होगा बी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, भारत में व्यापारिक बैंकों के कार्यों के बारे में निम्न में से कौन सा सही नहीं है, यानी कौन सा व्यापारिक बैंकों का कार्य नहीं है? पहला है, भारत में साख सृजन का कार्य व्यापारिक बैंकों के द्वारा किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। व्यापारिक बैंक अपने ऋण देने की प्रक्रिया के माध्यम से साख का सृजन करते हैं। भारत में साख नियंत्रण का कार्य व्यापारिक बैंकों के द्वारा किया जाता है, ये गलत है। क्यों? साख नियंत्रण का कार्य व्यापारिक बैंकों का नहीं होता है, साख नियंत्रण का कार्य होता है आरबीआई का। ठीक है। व्यापारिक बैंक जमाओं को स्वीकार करने तथा ऋण उपलब्ध करवाने का कार्य करते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये तो व्यापारिक बैंकों का प्राथमिक कार्य होता है। व्यापारिक बैंकों का साख सृजन नकद कोष प्रवृत्ति पर निर्भर करता है, यह भी बिल्कुल सही बात है। हमने पढ़ा है कि नकद कोष प्रवृत्ति जितनी कम होगी, व्यापारिक बैंकों का साख सृजन उतना ही अधिक होगा, और नकद कोष प्रवृत्ति जितनी अधिक होगी, व्यापारिक बैंकों का साख सृजन उतना ही कम होगा। तो यहां इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी। भारत में मुद्रा स्टॉक के बारे में निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है?
तो आपको पता है 1979 में आरबीआई ने मुद्रा स्टॉक के 4 प्रकार बताए। 4 कौन कौन से? M1, M2, M3, M4। बेटा M2 के M1 के बारे में 2 बातें ध्यान रखना। एक तो संकीर्ण मुद्रा है, ये नैरो मनी, ठीक है, कि मुद्रा स्टॉक का कौन सा रूप है, संकीर्ण मुद्रा है या संकुचित मुद्रा है, तो M1। दूसरी बात, यह सर्वाधिक तरल रूप होता है, मैक्सिमम लिक्विड फॉर्म, सर्वाधिक तरल रूप होता मुद्रा स्टॉक का। M3 है, ध्यान रखें M3 इसको ब्रॉड मनी कहता है, व्यापक मुद्रा कहते हैं, ठीक है। और M4 के बारे में ध्यान रखना, ये मुद्रा स्टॉक का सबसे कम तरल रूप है, सबसे कम तरल रूप होता है। पहले तो ये प्रश्न ध्यान रखें। सूत्र आप देखें तो M1 का सूत्र होता है C प्लस DD प्लस OD, यानी करेंसी, मांग जमाएं और आरबीआई की अन्य जमाएं, ये मिलकर के आपका M1 बनता है। तो M1 दिया करेंसी, मांग जमाएं और आरबीआई की अन्य जमाएं, बिल्कुल सही सूत्र है। M2 का सूत्र होता है M1 प्लस डाकघर की बचत जमाएं। M1 में डाकघर की बचत जमाओं को जोड़ लीजिए, M2 हो जाता, सही है बिल्कुल। M3 का सूत्र होता है, वो होता है M1 प्लस सावधि जमाएं, टाइम डिपॉजिट्स। तो देखते हैं M3 बराबर M2 प्लस बैंकों की सावधि जमाएं, ये गलत दे रखा है। क्यों? क्योंकि यहां M2 नहीं होना चाहिए, यहां क्या होना चाहिए, M1 होना चाहिए, तो ये गलत हो गया। M4 का सूत्र होता है, वो होता है M3 प्लस डाकघर की समस्त जमाएं। तो M4 का सूत्र होता है M3 प्लस डाकघर की समस्त जमाएं, तो ये भी सही है। तो इसका उत्तर कौन सा हो गया? इसका उत्तर हो गया C। नेक्स्ट आप देखें प्रश्न संख्या 50। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? घाटे दे रखे हैं और ये कह रहा है कि कौन सा यहां सही नहीं है। तो राजस्व घाटे का सूत्र होता है राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों का अंतर, सही है। बजट घाटे का सूत्र होता है कुल व्यय और कुल प्राप्तियों का अंतर, ठीक है। कुल व्यय कौन सा? राजस्व व्यय प्लस पूंजीगत व्यय, और कुल प्राप्तियां भी राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां। प्राथमिक घाटा, अगर राजकोषीय घाटे में से ब्याज का भुगतान घटा दिया जाता है तो प्राइमरी डेफिसिट बन जाता है, यह भी सही है। प्रभावी राजस्व घाटा, जो घाटे का सबसे नवीनतम कॉन्सेप्ट है, जो 2011-12 में आया है, यह कॉन्सेप्ट 2011-12 में आया और यह घाटे का सबसे नवीनतम रूप है। इसका सूत्र लिखा है कि केंद्रीय राजस्व घाटा में केंद्रीय पूंजीगत परियोजनाओं पे होने वाला खर्च, ये गलत लिखा है। ध्यान रखना, प्रभावी राजस्व घाटा निकालने के लिए केंद्रीय राजस्व घाटे में से राज्यों की पूंजीगत परियोजनाओं पे होने वाला खर्च घटाया जाता है। दोस्तों होता क्या है, कुछ खर्च ऐसे होते हैं जो कर तो रही है सेंट्रल गवर्नमेंट और उसका लाभ किसको मिलता है? राज्य सरकारों को मिलता है। तो केंद्र के राजस्व घाटे में से केंद्र सरकार द्वारा राज्यों में पूंजीगत परियोजनाओं पे जो खर्च किया जा रहा है, जिनका लाभ राज्य सरकारों को मिलता है, उसको घटाने के बाद में जो बचता है वो बनता है प्रभावी राजस्व घाटा। तो यहां केंद्रीय नहीं होकर के राज्यों की पूंजीगत परियोजनाओं पे होने वाला खर्च होना चाहिए था, इसलिए यहां उत्तर हो गया डी।
निम्न में से उदासीनता वक्र के संबंध में कौन कौन से कथन सही हैं? तो एक सरल रेखा वाला उदासीनता वक्र है। पहला स्टेटमेंट दे रहा है कि अगर उदासीनता वक्र की आकृति यह है IC, ठीक है, तो MRS की दर स्थिर रहती है, बिल्कुल सही है। इस प्रकार के उदासीनता वक्र में MRS है, प्रतिस्थापन की सीमांत दर है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, वो स्थिर रहती है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। मूल बिंदु के प्रति उन्तोदर कॉन्वेक्स, ये उदासीनता वक्र है जिसका पेंदा अंदर की तरफ है, इसको उन्तोदर कॉन्वेक्स कहते हैं। और इस प्रकार का होता तो यह MRS घटती हुई है, MRS की दर घटती हुई होती है, बिल्कुल सही बात है। जब MRS की दर घटती हुई होती है तभी उदासीनता वक्र है, ये मूल बिंदु के प्रति उन्तोदर होता है, सही है ये। तीसरा कह रहा है कि मूल बिंदु के प्रति नत्तोदर है, कॉनकेव, इस तरीके का। और इस तरीके का अगर इंडिफरेंस कर्व होता है, शेप होता है, तो उसमें MRS की दर बढ़ती हुई होती है। MRS की दर कैसी होती है? बढ़ती हुई होती है। तो ये कह रहा है कि मूल बिंदु के प्रति नत्तोदर है तो MRS की दर गिरती हुई होती है, तो ये गलत है, या बढ़ती हुई होनी चाहिए। तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया और दूसरा स्टेटमेंट सही हो गया, तो केवल 1 और 2 सही है। नेक्स्ट देखिएगा, उपभोक्ता की बचत के संबंध में कौन कौन से कथन सही है? तो उपभोक्ता की बचत का सबसे पहले प्रयोग 1844 में फ्रांसीसी इंजीनियर ड्यूपिट ने किया था, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उपभोक्ता की बचत है, इसका विचार फ्रांसीसी इंजीनियर ड्यूपिट के द्वारा दिया गया और इसको विकसित करने का श्रेय प्रोफेसर मार्शल को है, और इसीलिए मार्शल को उपभोक्ता की बचत का क्या कहते हैं? जनक कहते हैं। उपभोक्ता की बचत का जनक प्रोफेसर मार्शल को कहा जाता है। मार्शल ने इसका विचार 1890 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में दिया था, बिल्कुल सही बात है। उपभोक्ता की बचत सीमांत उपयोगिता RCM की मान्यता पर आधारित है, बिल्कुल सही बात है, ध्यान रखना। उपभोक्ता की बचत है ये पूर्ण प्रतियोगिता और सीमांत उपयोगिता RCM की मान्यता पर आधारित है। सीमांत उपयोगिता RCM की मान्यता पर यह आधारित है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। उपभोक्ता की बचत उपयोगिता की क्रमवाचक विचारधारा पर आधारित है, ये गलत है। ध्यान रखना, उपभोक्ता की बचत क्रमवाचक नहीं है, उपभोक्ता की बचत है ये गणनावाचक है। जहां मार्शल और पीगू का नाम आ जाए वो गणनावाचक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो ये कह रहा क्रमवाचक है, तो क्रमवाचक कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कॉर्डिनल कॉन्सेप्ट है, न कि ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट है। तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? 1 और 2 सही है, तीसरा इसमें गलत, चौथा इसमें गलत है। तो पहला, दूसरा और तीसरा सही है, केवल 1, 2 और 3 सही है, चौथा इसमें गलत है। तो उत्तर हो गया इसका बी। नेक्स्ट देखिएगा, कीमत विभेद में एकाधिकारी के संतुलन की शर्त क्या होती है? ध्यान रखना, पहले बात तो बेटाओ ध्यान रखना, ये चीज हमारे से पूछे ना कीमत विभेद और ना वस्तु विभेद, कि कौन से मार्केट में ना कीमत विभेद होता है और ना वस्तु विभेद होता है। तो ये तो होती है पूर्ण प्रतियोगिता। केवल कीमत विभेद, कि किस मार्केट में केवल कीमत विभेद होता है, तो ये होता है एकाधिकार बाजार, मोनोपोली मार्केट। और वस्तु विभेद और कीमत विभेद दोनों का पाया जाना, वस्तु विभेद भी है, वस्तुओं में भी अंतर है
और कीमत विभेद दोनों। तो वस्तु विभेद और कीमत विभेद दोनों होते हैं मोनोपोलिस्टिक मार्केट में, एकाधिकारात्मक बाजार में। पहले तो ये बात ध्यान रखें। तो बेटा कीमत विभेद एकाधिकार बाजार की अनिवार्य शर्त है, और एकाधिकार बाजार में कीमत विभेद की शर्त होती है MRA बराबर MRB बराबर MC। ये एकाधिकार बाजार में कीमत विभेद की क्या होती है, शर्त होती है। तो MRA बराबर MRB बराबर MC होता है। उत्तर कौन सा हो जाएगा इसका, ए। नेक्स्ट आप देखिएगा, उच्च शक्ति प्राप्त मुद्रा के घटक कौन कौन से होते हैं। तो बेटा उच्च शक्ति प्राप्त मुद्रा है, हाई पावर मनी है। इसमें एक तो जनता के पास जो करेंसी होती है वो आता है, वाणिज्यिक बैंकों के पास नकद भंडार होते हैं वो भी इसमें आता है, और आरबीआई के पास जो अन्य जमाएं होती है वो भी इसके अंतर्गत आता है। ये तीनों मिलकर के उच्च शक्ति प्राप्त मुद्रा बनते हैं। तो या तो केवल करेंसी और बैंकों के पास नकद भंडार दे रखा, दो ही चीजें दे रखी है, जबकि इसमें तीन चीजें होती है। यहां केवल एक ही चीज दे रखी है, व्यापारिक बैंकों का नकद भंडार। यहां केवल आरबीआई की अन्य जमाएं दे रखी है, और तीनों कहां दे रखी, डी में दे रखी है। जनता के पास करेंसी भी इसमें आती है, वाणिज्यिक बैंकों के पास नकद भंडार भी इसमें आते हैं, और आरबीआई की अन्य जमाएं भी इसके अंतर्गत आती है। निम्न में से मुद्रा गुणक का सही सूत्र कौन सा है। तो गुणक निकालने का सूत्र होता है K बराबर 1/1 माइनस MPC। K बराबर 1/1 माइनस MPC, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, जिसमें K होता है या साख गुणक, और MPC होता है, MPC होती है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। ठीक है, ध्यान रखें, उपभोग प्रवृत्ति जितनी अधिक होगी, उपभोग की प्रवृत्ति जितनी अधिक होगी बेटा, साख गुणक उतना ही अधिक होगा, या गुणक उतना ही अधिक होगा। और उपभोग की प्रवृत्ति जितनी कम है, गुणक उतना ही क्या होता है, कम होता है। तो उत्तर कौन सा हो जाएगा इसका, ए। किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति के संबंध में कौन कौन से कथन सही है। तो मुद्रा की पूर्ति मुद्रा गुणक और उस शक्ति प्राप्त मुद्रा का गुणनफल होती है, बिल्कुल सही बात है। मुद्रा की पूर्ति केंद्रीय बैंक के द्वारा नियंत्रित की जाती है, यह भी सिर्फ सही बात है, क्योंकि साख नियंत्रण का काम कौन करता है, आरबीआई करता है। मुद्रा की पूर्ति जनता तथा बैंकिंग संस्थाओं के पास उपलब्ध रहती है। तो मुद्रा स्टॉक किसके पास रहता है, जनता के पास रहता है, और बैंकिंग संस्थाओं के पास भी रहता है, बिल्कुल सही बात है। तो इसमें पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही है, उत्तर हो जाएगा इसका डी। देखिए पहला बात कि मुद्रा की पूर्ति मुद्रा गुणक और उस शक्ति प्राप्त मुद्रा का गुणनफल होती है, सही बात है। मुद्रा की पूर्ति है केंद्रीय बैंक के द्वारा नियंत्रित होती है, यह भी सही बात है। और मुद्रा की पूर्ति जनता और बैंकिंग संस्थाओं के पास उपलब्ध रहती है, यह भी बिल्कुल सही बात है। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के बारे में निम्न में से कौन सा सही नहीं है। जीएसटी 1 की बात कर रहा है। तो भारत में जीएसटी का मॉडल कनाडा से ग्रहण किया गया, सही बात है, कनाडा मॉडल को हमने अडॉप्ट किया है। भारत में जीएसटी में 17 अप्रत्यक्ष कर और 23 उपकरों को सम्मिलित किया, यह भी सही बात है। जीएसटी 1 का जो विधेयक था, इसके पक्ष में 336 मत पड़े थे और विपक्ष में 11 मत पड़े थे, यह भी सही बात है। भारत में जीएसटी से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक 101 और संविधान संशोधन 122 में इसको उल्टा लिख दिया। विधेयक है ये तो था 122वां, और संशोधन जो रहा है वो रहा
एकवा। तो यहां सही उत्तर डी हो जाएगा, क्योंकि डी में ध्यान रखें ये सही नहीं है। विधेयक 122 नंबर का था और संशोधन है वो 101 नंबर का रहा है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा बाजार विफलता का सही कारण नहीं है, मार्केट फेलियर का कारण नहीं है? तो ध्यान रखना, एकाधिकारी शक्ति जहां होती है, अपूर्ण प्रतियोगिता जहां होगी, एकाधिकारी शक्ति जहां होगी, वह मार्केट फेल होगा, क्योंकि वहां कीमत का निर्धारण बाजार शक्तियों से नहीं होता। दूसरा, मुक्त सवारी जहां होगी, मुक्त सवारी का मतलब फ्री राइडर, उसमें भी बाजार असफल होगा। क्यों? मुक्त सवारी का मतलब होता है ऐसे लोग जिन्होंने टैक्स का भुगतान नहीं किया है फिर भी सार्वजनिक वस्तुओं का वो उपभोग करते हैं, उसको कहते हैं मुक्त सवारी। तो पहला कारण है। दूसरा भी कारण है, उत्पादन की बाध्यताओं का पाया जाना, यह भी मार्केट फेलियर का कारण होता है। पर साधनों की गतिशीलता यह मार्केट फेलियर का कारण नहीं है, या साधनों की अगतिशीलता होती है तो यह कारण बनता। अगर साधनों की गतिशीलता होती है तो वह मार्केट फेल नहीं होता, वह मार्केट सफल रहता है। तो उत्तर कौन सा हो जाएगा? डी। पेरोटे के अनुकूलता को प्राप्त करने में निम्न में से कौन से अवरोध नहीं है? तो बेटा वही है, अनुकूलता का मतलब होता है सफल बाजार, तो ये मार्केट विफलता का कारण जानना चाह रहा है। निम्न में से कौन सा अवरोध नहीं है, यानी कौन सा मार्केट फेलियर का कारण नहीं है? तो अपूर्ण प्रतियोगिता मार्केट फेलियर का कारण होता है। सार्वजनिक वस्तुओं का पाया जाना मार्केट फेलियर का कारण होता है। बाध्यताओं की उपस्थिति होना यह मार्केट फेलियर का कारण होता है। जबकि कीमत का निर्धारण बाजार शक्ति यानी डिमांड और सप्लाई से अगर कीमत का निर्धारण होता है, सफल बाजार की पहचान होती है। तो ये डी बेटा पेरेटो की अनुकूलता को प्राप्त करने का अवरोध नहीं है। नेक्स्ट है, भुगतान संतुलन के बारे में निम्न में से कौन कौन से कथन सही है? तो भुगतान संतुलन एक देश के नागरिकों के द्वारा संपूर्ण विश्व के साथ किए गए समस्त आर्थिक लेन देनों का व्यवस्थित रिकॉर्ड होता। सही बात है। एक वर्ष की अवधि में एक देश के नागरिकों के द्वारा विश्व के अन्य सभी राष्ट्रों के साथ किए गए समस्त आर्थिक लेन देनों का जो लेखा जोखा वो भुगतान संतुलन होता है। इसमें चालू खाते और पूंजीगत खाते दोनों की समस्त मदों को सम्मिलित किया जाता है, ये भी सही बात है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भुगतान संतुलन का लेखा जोखा विश्व बैंक, ये गलत दे दिया। अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भुगतान संतुलन का लेखा जोखा है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के द्वारा रखा जाता है, और भारत में इसका लेखा जोखा रखता है RBI। भारत में वित्त वर्ष 1972-73 और 1977-78 में भुगतान संतुलन अनुकूल रहा, ये गलत है। 72-73 तो सही दे दिया, और दूसरा वर्ष था 1976-77, तो ये भी गलत दे दिया। तो यहां पहला सही है और दूसरा सही है, और तीसरा और चौथा गलत है। तो केवल 1 और 2 सही है, केवल 1 और 2 सही है। और यहीं पे हमारी टेस्ट सीरीज है, एक है इसका सॉल्यूशन, वो समाप्त होता है। बेटा चालू खाता, चालू खाते में क्या क्या आता है? चालू खाते में वस्तुओं का व्यापार आता है, सेवाओं का व्यापार आता है, इसी में हस्तांतरण भुगतान आते हैं, और इसी में प्रेषित धन आता है, प्रेषित धन आता है। पूंजीगत खाते होता है, इसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आते हैं, वित्तीय लेन देन आते हैं, जिसमें
एफडीआई आता है, एफआईआई आता है, बहाए ऋण आता है। यह सब मिलकर के कौन सा खाता कहलाता है? पूंजीगत खाता कहलाता है। और अगली टेस्ट सीरीज में आपकी और हमारी मुलाकात फिर से होगी। थैंक यू।